हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। और हम लोग इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में सबसे पहला जो चैप्टर है जो बच्चों को अक्सर परेशान करता है वो स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ वेक्टर। और मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को आज तक जो नीट के एस्पिरेंट हैं, नीट के स्टूडेंट्स हैं, जो जी जान से नीट की तैयारी कर रहे हैं, उनको अभी भी मैथ्स से डर लगता है। और उस मैथ्स को ओवरकम करने के लिए एक चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैथ्स को ओवरकम करने के लिए एक चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उसको टाइम टू टाइम प्रैक्टिस करें, राइट। तो मैं आपको अगर बताना चाहूँ कि जो कॉन्सेप्ट एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, जो आप कॉन्सेप्ट फ़िज़िक्स के पढ़ रहे होते हैं अपने इंस्टीट्यूशंस में, यूट्यूब पर, लेकिन आप उसको पढ़ने के बावजूद क्वेश्चंस को लगाने में असमर्थ रहते हैं। आप उस क्वेश्चंस को नहीं लगा पाते हैं। इसका वन ऑफ द रीज़न ये है कि आपको क्वेश्चन चैप्टर जो पढ़ाया गया है, जो कॉन्सेप्ट पढ़ाए गए हैं वो गलत नहीं है, बट आपने उसको सही तरीके से कैसे इम्प्लीमेंट करना है वो कहीं न कहीं आपने मिस्टेक की है। और कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है एक शॉर्ट ट्रिक भी होती है। तो इस वीडियो सीरीज़ में हम लोग जो बेसिकली फ़ोकस करने वाले हैं, जो छोटी-छोटी गलतियाँ होती हैं मैथ व्हाइल यू सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स ऑफ फिज़िक्स, वो हम कैसे अवॉइड करें। सेकंड जो है कि सबसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस अगर आपकी अच्छी होगी तो विश्वास मानिए आपका कोई भी एग्ज़ाम आप रुक नहीं सकता। क्योंकि मुझे भी इतने साल का एक्सपीरियंस है पढ़ाने का, क्योंकि हम भी कभी स्टूडेंट थे। तो इसका मतलब ये है कि जो आप पढ़ाई कर रहे होते हैं वो आपको आता सब कुछ है। आपको अगर कोई कहे कि v इज़ इक्वल टू यू प्लस ए टी, सबको आता है। s इज़ इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सबको आता है। वी स्क्वायर इज़ इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एक्स, सबको आता है। बट जब आप क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन को देखने के बाद आपका दिमाग से फॉर्मूले तक गायब हो जाते हैं। आपको ये समझ में नहीं आता है कि मैं स्टार्ट कहाँ से करूँ। ये प्रॉब्लम अक्सर बच्चों में एक डर पैदा कर देती है, और उनका जो 11th क्लास की जो मैकेनिक्स होती है वो कमज़ोर हो जाती है। क्योंकि उनको मैथ से डर लगता है, उनको ये समझ में नहीं आता है कि ऐसा नहीं है कि उनको आता नहीं है, बट उनको उस कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करना नहीं आता है। तभी तो उन्हें क्वेश्चन से डर लग रहा है। अगर उनको क्वेश्चंस को देख के डर नहीं लग रहा है और उन्हें आंसर शीट देखने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, सॉल्यूशन देखने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, इसका मतलब वो क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो वो क्वेश्चन को तभी कर पाएंगे जब वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। तो हम लोग इस वीडियो सीरीज़ में आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही छोटे छोटे कॉन्सेप्ट। ज़्यादा देर मैं नहीं लूँगा, बिकॉज मैं जैसे अगर मैं वेक्टर आज स्टार्ट कर रहा हूँ तो ऐसा नहीं कि वेक्टर की पूरी डिटेल पढ़ाऊँ और सब कुछ बताऊँ। बहुत ईजी जो सिंपलेस्ट वे है, राइट। तो वो हम लोग स्टार्ट करेंगे जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँ। मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लेकर आया हूँ, आप वीडियो पे बने रहिए। अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिएगा अगर आपको अच्छा लगता है तो। चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं आपको यह आज का जो लेक्चर है वो बेसिकली डिवोटेड है वेक्टर के लिए। मतलब फिज़िक्स का पहला चैप्टर है हमारा ये। तो फिज़िक्स अगर मैं कहूँ कुछ इस तरह से कि फ़िज़िक्स क्या चीज़ है भैया, ये फिज़िक्स है क्या, किस बला का नाम है ये। तो फिज़िक्स विच इज़ समथिंग रिलेटेड टू फिज़िकल, विच इज़ समथिंग रिलेटेड टू फिज़िकल। भाई आप हिंदी में कहते हैं ना भौतिक, भौतिक विज्ञान। तो भौतिक का मतलब क्या, विच इज़ समथिंग रिलेटेड टू जो डे टू डे लाइफ, राइट। तो फिज़िक्स जब आप पढ़ रहे होते हैं तो फिज़िक्स का जो है ना फिज़िकल, ये जो है यहाँ पर ये ये जो आ रहा है फिज़िकल, इसको ए लिख दो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये फिज़िकल। तो फिज़िकल विच इज़ समथिंग विच इज फिज़िकल मीन्स ऐसी चीज़ जो उसको आप मेज़र कर सकते हैं। मतलब जिसको आप मेज़र कर सकते हैं वो समथिंग हो गया आपका फिज़िकल। जिसको आप मेज़र कर सकते हैं, जिसको आप नाप सकते हैं, जिसको आप तोल सकते हैं, जिसको आप मतलब मल्टीप्लाइड कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं, उन सारी चीज़ों को मतलब विच इज़ समथिंग यू कैन मेज़र, वी कॉल इट फिज़िकल, राइट। अब फिज़िकल है तो फिज़िक्स में हम फिज़िकल की चीज़ों की बात करेंगे, मतलब कुछ ना कुछ मेज़रमेंट की बात करेंगे, राइट। जब मेज़रमेंट की बात करेंगे तो मेज़रमेंट हमारा भाई ऐसा होता है कि जैसे फ़िज़िक्स का मतलब ये हुआ कि एक ऐसी चीज़ की पढ़ाई कर रहे हैं जिसको हम मेज़र कर सकते हैं। तो मेज़र करने के लिए दो तरीके से मेज़र कर सकते हैं। हमारे पास दो तरह की क्वांटिटीज़ होती हैं। एक होती है स्केलर क्वांटिटीज़, ये आपको सबको पता होगा, और दूसरी होती है वेक्टर क्वांटिटीज़, राइट। वेक्टर क्वांटिटीज़। तो ये स्केलर क्या होते हैं, वेक्टर क्या होता है। स्केलर का मतलब आप सिंपल से ऐसा समझिए, जैसे अगर आप आपकी मम्मी ने आपको पैसे दिए 5 किलो शक्कर लाने के लिए, आप गए 5 किलो शक्कर ले आए। तो 5 किलो जो आपने बोला ना, 5 किलो एक मैग्नीट्यूड है,
और उसकी कुछ एक यूनिट है, ये क्या है इसकी यूनिट है। 5 किलो क्या है, ये इसका मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड, आई एम सॉरी यहाँ पर, तो ये हो गया मैग्नीट्यूड आपका। मैग्नीट्यूड समझ में आ गया, मैग्नीट्यूड विच इज समथिंग रिलेटेड टू द क्वांटिटी विच यू आर गोइंग टू आस्क द शॉपकीपर। तो और साथ में आप उसको बोलेंगे केजी, केजी ज़रूर बोलना, बिकॉज अगर आपने केजी नहीं बोला तो उस बात का कोई मतलब नहीं है, आप ग्राम दे देगा वो आपको, या फिर 5 दाने दे देगा। 5 बोलने का कोई मतलब नहीं है अगर आप जब तक यूनिट नहीं लगाएंगे। तो इस तरीके का जो मेजरमेंट होगा उसको हम लोग स्केलर में रखेंगे। अब अगर एक चीज़, एक ऐसा मेजरमेंट होगा जिसको हम लोग वेक्टर बोलेंगे, जैसे लेट्स से आप फोर्स लगाते हैं, तो फोर्स जो आप लगाते हैं किसी चीज़ पे, तो ये बताना पड़ता है आपको फोर्स आपने किस डायरेक्शन में लगाया है, राइट। फोर्स आपने किस डायरेक्शन में लगाया है, ये भी आपको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है। मतलब आप अगर बोलेंगे मैंने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, अब 10 न्यूटन का फोर्स ये भी लगाया, किस डायरेक्शन में 10 न्यूटन का फोर्स लगाया। अभी लेट्स से मैंने इस पर ऐसे करके पुश करूँगा दीवार को, या इधर पुश करूँगा या फिर पीछे पुश करूँगा, तो ये डिपेंड करेगा ना मैंने किस डायरेक्शन में जो फोर्स लगाया है वो 10 न्यूटन का लगाया है। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड के साथ देखो, ये बेटा ये मैग्नीट्यूड है और ये इसकी क्या है, यूनिट है। तो इसमें मैग्नीट्यूड तो होता ही होता है, मैग्नीट्यूड तो होगा ही, ये पूरी चीज़ क्या है, ये मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड तो होगा बट साथ में डायरेक्शन की भी ज़रूरत होगी, मैग्नीट्यूड होगा और साथ में एक चीज़ और भी चाहिए होती है, बाद में बताएंगे जब आप टेंसर वगैरह पढ़ेंगे। डायरेक्शन की इंपॉर्टेंस होती है। अगर आप ये मत करना सर आई एक स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, आई एक स्केलर क्वांटिटी है जबकि उसमें डायरेक्शन भी होती है, तो हम उसको बाद में बताएंगे। फिलहाल आप अभी छोटे सी चीज़ों को समझने के लिए ये समझिए कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इससे मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है, इसलिए ठीक है। इसमें कुछ कन्फ्यूजन रहता है करंट वगैरह को लेके, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। छोटी छोटी बात क्लियर समझ में आ गई। अब ये भाई एक ऐसी क्वांटिटी जिनको आप मेज़र कर सकते हैं, उनको आपने डाल दिया फिजिक्स में, तो क्या और भी अब सवाल ये पैदा होता है कि एक और भी क्वांटिटीज़ होती हैं जो फिजिक्स में नहीं आती हैं। हाँ, बहुत सी चीज़ें होती हैं, जैसे अगर आप बात करें मतलब लव क्या है, आप अपनी मम्मी से या पापा से कितना प्यार करते हो, आप अपनी पापा से कितना प्यार करते हो, या आप अपनी मम्मी से कितना प्यार करते हो। इसका कोई पैमाना है, इसका कोई मेज़रमेंट है, कोई मेज़रमेंट नहीं है। जब इसका कोई मेज़रमेंट नहीं है तो मतलब ये चीज़ क्या है, प्यार क्या है, फिज़िकल क्वांटिटी नहीं है। आप किसी का सिंपैथी ठीक है, सिंपैथी कोई इसका मेज़रमेंट नहीं है कि आप कितने सिंपैथाइज हो। एम्पैथी कोई मेज़रमेंट नहीं है इस बात का, राइट। तीसरी चीज़, आप किसी से हेट करते हो, हेट का भी कोई मेज़रमेंट नहीं है, ठीक है। ऐसी क्वांटिटी हम लोग नहीं पढ़ने वाले हैं जिनका कोई मेज़रमेंट नहीं है, और जिनका मेज़रमेंट होता है उसी को ही फिजिकल में डाला जाएगा और उसी से बनेगी फिजिक्स। तो मतलब ऐसी क्वांटिटी जिनको हम नाप सकते हैं उसे क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़। फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास दो तरीके की होंगी, एक स्केलर क्वांटिटीज़ और दूसरी वेक्टर क्वांटिटीज़। वेक्टर क्वांटिटीज़, स्केलर क्वांटिटीज़ का अगर हम समझें तो स्केलर क्वांटिटीज़ जो होती हैं एक ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे होते हैं। अगर मैं बोलूँ मुझे 5 किलोमीटर, अभी मेरे घर से यहाँ बरेली में रहता हूँ मैं, बरेली से दिल्ली तक जाने में 250 किलोमीटर का सफ़र तय करना पड़ता है। तो बरेली से आप दिल्ली गए हैं कितना किलो, ये सॉरी डी बनाना था, यहाँ पे दिल्ली 250 किलोमीटर है, ठीक है। मैं क्या बोलूँगा 250 किलोमीटर, तो 250 क्या है इसका, ये इसकी यूनिट रही, और ये क्या है इसका मैग्नीट्यूड। मतलब इस पूरी चीज़ को हम क्या बता रहे हैं, मैग्नीट्यूड। अब मुझे 250 किलोमीटर है मैग्नीट्यूड, तो 250 किलोमीटर में कहीं पर भी ये इन्फॉर्मेशन निकल के नहीं आ रही है, आपको ये क्वेश्चन खुद ही समझ में नहीं आ रहा है, खुद ही आप ये नहीं पूछोगे कि दूरी किस डायरेक्शन में होती है, दूरी किसी डायरेक्शन में होती है। लेकिन अगर आप बात करें कि डिस्प्लेसमेंट की, जैसे अगर मैं कहा बरेली से दिल्ली, तो बरेली से दिल्ली में कैसे गया हूँगा, बाय ट्रेन गया हूँगा। बाय ट्रेन कुछ ऐसे करके जाएगी, ऐसे ऐसे करके जाएगी, ऐसे ऐसे करके दुनिया भर में दिल्ली घूमते हुए आएगी, राइट। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस हुई ना, तो ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस कवर करी है आपने, ये क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। अभी आप क्या करा आपने यहाँ से फ़्लाइट पकड़ी और सीधा दिल्ली आ गए। मतलब आपने बरेली से फ़्लाइट पकड़ी और सीधा दिल्ली आ गए, और बाय द वे बरेली में एयरपोर्ट है, आप सीधा फ़्लाइट पकड़िए दिल्ली जाइए, तो ऑफकोर्स आपको 1 घंटा, आधा घंटा नहीं लगता, शायद 1 घंटा लगता है अप्रॉक्सीमेट, ठीक है। 1 घंटे में आप दिल्ली पहुंच जाते हैं। तो 1 घंटे में जब आप दिल्ली पहुंच जाते हैं
तो भाई आपने डिस्टेंस कैसे कवर करी है, आपने सीधा फ्लाइट पकड़ी यहाँ से और यहाँ उतर गए, मतलब आप एक स्ट्रेट लाइन मूव कर रहे हैं, अप्रॉक्सीमेट मान लीजिए, अब एक स्ट्रेट लाइन मान लीजिए उस चीज़ को। स्ट्रेट लाइन जब आप चलेंगे तो मतलब क्या करा है, ये आपका क्या हो गया, ये आपकी डिस्टेंस हो गई, ठीक है, ये आपका डिस्टेंस हो गया और यही आपका डिस्प्लेसमेंट भी हो गया, डिस्प्लेसमेंट ये। लेकिन इस केस में डिस्टेंस तो आपका ये रही, ये सब आपकी क्या है, डिस्टेंस है, ये आपकी डिस्टेंस है, ये आपकी डिस्टेंस है, ठीक है सर, ये आपकी डिस्टेंस है, ये सब आप मूव करते यहाँ पर आए। लेकिन अगर मैं डिस्प्लेसमेंट करता तो आप यहाँ से फ्लाइट पकड़िए, सीधा यहाँ पर आइए, आपने सीधा फ्लाइट पकड़िए, मैं आपका पेन बदल लेता हूँ, यहाँ से आपने यहाँ से फ्लाइट पकड़ी और सीधा यहाँ पर आ गए, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ये डिस्प्लेसमेंट, ठीक है भाई, सिंपल सी बात है, कोई इसमें घबराने वाली परेशान होने वाली बात नहीं है। तो अब हम लोग जो बेसिकली इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं वो है वेक्टर। हम लोग वेक्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं। वेक्टर क्या है, वेक्टर किस तरह से काम करता है, वेक्टर को कैसे जोड़ते हैं, वेक्टर को कैसे मल्टीप्लाइड करते हैं, वेक्टर को कैसे घटाते हैं, इन सारी चीज़ों को हम लोग वेक्टर में डिस्कशन करेंगे। इस चीज़ का वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, मतलब क्या चीज़ें हैं, सारी चीज़ें हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, आई थिंक मेरे हिसाब को मुझे को एक स्लाइड ले लेना चाहिए, यहाँ से स्लाइड में ले लेता हूँ एक। वेक्टर को अगर मैं स्टार्ट करूँ, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि जो वेक्टर होता है ना, वेक्टर, तो वेक्टर को जैसे मैंने कहा कि 10 न्यूटन का फोर्स लगा है किसी डायरेक्शन में, राइट, तो मैं क्या कर दिखाऊंगा कि एक एरो बनाऊंगा, ठीक है, इसका एक हेड होगा, इसको हम लोग हेड बोलते हैं, राइट, और इसको हम लोग टेल बोलते हैं। ये सभी को पता है, मुझे ऐसा लगता है ज़्यादातर बच्चों को पता होता है ये सब चीज़ें। अब ये तो हो गया टेल, ये हो गया हेड। अब अगर मैं कहूँ, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, रेड ले लेता हूँ, राइट, ओके, तो ये हो गया आपका टेल, ये आपका हेड हो गया और ये आपका टेल हो गया। तो अगर मैं इस वेक्टर की लंबाई की अगर मैं बात करूँ तो ये क्या कहलाएगा, इसका लंबाई, इसकी लेंथ कहलाएगी ये, ठीक है, लेंथ LENGTH, लेंथ हो गई। अब लेंथ जो होता है वही बेसिकली मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड। क्या मतलब इस बात का, जैसे मैंने कहा कि मेरे को 10 न्यूटन का फोर्स ड्रॉ करना है, तो 10 न्यूटन का मैं क्या करूँगा, 10 न्यूटन क्या मान लूँगा मैं, 1 या 2 सेंटीमीटर मान लेता हूँ मैं, 10 न्यूटन को 2 सेंटीमीटर कंसिडर कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करूँगा, 2 सेंटीमीटर, वो ज़्यादा बड़ी हो गई है, तो लगभग 2 सेंटीमीटर की मैं एक लाइन ड्रॉ कर लूँगा, यहाँ पे लगभग 2 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ हो गई। अब ये क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई हुई है, ये इसका क्या कहलाएगा, मैग्नीट्यूड। मतलब ये क्या है, ये लेंथ नहीं लिखूँगा, ये क्या है, ये इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 10 न्यूटन, ठीक है। और साथ में इसकी एक डायरेक्शन में ड्रॉ करिए, जैसे अगर मैं यहाँ पर कहूँ ये डायरेक्शन जो है एक्स है, ये डायरेक्शन वाई है ना, कार्टेशियन प्लेन पे हम लोग एक डायरेक्शन मान लेते हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, एंड साथ में एक वर्टिकल एक्सिस भी मान लेते हैं। तो यहाँ पर जो इसकी जो लंबाई होगी ना, लंबाई, लेंथ जिसे बोलते हैं, 10 न्यूटन होगी, ठीक है। मतलब इसको क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड बोलते हैं इस चीज़ को, मैग्नीट्यूड। मतलब आप ये समझिए सिंपल सी भाषा में कि आप किसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन, लेट्स से मैं 100 न्यूटन मेरे को ड्रॉ करना है, तो मैं 100 न्यूटन क्या करूँगा, सबसे पहले इसको स्केल कर लूँगा। 100 न्यूटन को मैं करता हूँ, ऐसा करता हूँ, 100 न्यूटन को 4 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। तो सबसे पहले आपने क्या करा है, आपने एक लाइन ड्रॉ करी 4 सेंटीमीटर की, राइट, और आपने क्या कर दिया, ये लंबाई कितनी है इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है, 100 न्यूटन। मतलब आप ध्यान से देखिए, सबसे पहले आप क्या कर रहे हैं, सबसे पहले आप किसी भी चीज़ को, जो भी आपके पास जो वेक्टर की इन्फॉर्मेशन दे रखी है, वो उसको आप क्या कर रहे हैं, स्केल कर ले रहे हैं। मैं यहाँ से पेन चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। सबसे पहले आप क्या कर रहे हैं, उस चीज़ को, उसकी इन्फॉर्मेशन ड्रॉ करने से पहले उसमें स्केलिंग कर रहे हैं। स्केलिंग जो है, स्केलिंग से फ़ायदा ये होता है कि आप जितना भी बड़ा कोई भी मैग्नीट्यूड है, लेट्स से आपने वेलोसिटी की बात करी,
100 मीटर पर सेकंड है, 10 मीटर पर सेकंड है, 5 मीटर पर सेकंड है, उस चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले स्केल कर लेते हैं। तो देखो आपने क्या चीज़ सीखी यहाँ पे कि सबसे पहले हमने वेक्टर को स्केल कर सकते हैं, वेक्टर में स्केलिंग कर सकते हैं। दूसरी चीज़ आपको जो बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि आप इसको क्या कर सकते हैं, स्केल भी कर सकते हैं। आप इसको स्केल कर सकते हैं। स्केलिंग का मतलब समझ में आ गया आपको। आप जो इन्फॉर्मेशन आपको जो मैग्नीट्यूड वाइज दे रखी होती है उसको आप एक छोटे फॉर्मेट में एक वेक्टर की लेंथ में कन्वर्ट कर लेते हैं, उसको बोलते हैं उसका मैग्नीट्यूड है। अब दूसरी चीज़ है ओरिएंटेशन। दूसरी चीज़ है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन मतलब डायरेक्शन। डायरेक्शन, राइट। अब जैसे मैंने कहा कि लेट्स से ये कोई प्लेन है मेरे पास, ये कोई प्लेन है। ओह माय गॉड, ये थोड़ा गंदा हो गया, ये थोड़ा इसको मिटा देते हैं। तो अगर मेरे पास कोई प्लेन है इस तरह से, हॉरिजॉन्टल प्लेन, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, और ये कुछ है मेरे पास वर्टिकल एक्सिस। तो इस पर अगर मैं ये कहूँ कि कोई जो है कोई वेक्टर इस तरह से ड्रॉ करा हुआ है, राइट। अब ऐसा नहीं हो सकता। अब ये वेक्टर जो है हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है, लेट्स से ये हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बना रहा है वो कुछ जो है वो थीटा है, ठीक है। अब मैं इस वेक्टर को यहाँ से यहाँ लिख सकता हूँ, यहाँ लिख सकता हूँ। लेट्स से मैंने इस वेक्टर को यहाँ लिख दिया, लेकिन ध्यान आपको ये रखना है कि जो आपका ओरिएंटेशन है वो चेंज नहीं होना चाहिए। मतलब आप वेक्टर को एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट कर सकते हैं, यही मतलब हुआ ना इस बात का। आपने क्या करा, एक वेक्टर यहाँ लिखा हुआ था, इस वेक्टर को पेन चेंज कर लेता हूँ, आप इस वेक्टर को यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दिया। मतलब आप वेक्टर में डायरेक्शन स्केलिंग के साथ साथ क्या कर सकते हैं, शिफ्टिंग कर सकते हैं। देखिए ये बात आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, क्योंकि आप वेक्टर में शिफ्टिंग कर सकते हैं। अदरवाइज़ क्या होता है, कई बार जब हम लोग ट्रायंगुलर मेथड से वेक्टर को जोड़ेंगे या फिर क्वाड्रिलेटरल मेथड से वेक्टर को जोड़ेंगे तो वहाँ पे स्केलिंग भी करेंगे, शिफ्टिंग भी करेंगे, ठीक है। तो वहाँ घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो मतलब वेक्टर में हम लोग क्या कर सकते, अलाउ है, शिफ्टिंग भी अलाउ है और स्केलिंग भी अलाउड है। पहले आप स्केलिंग कर लेते हैं, किसी भी हाई मैग्नीट्यूड बड़े मैग्नीट्यूड वाली चीज़ को स्केल करके फिर उसकी शिफ्टिंग भी अलाउ कर सकते हैं। लेकिन क्या होना चाहिए, डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए। डायरेक्शन चेंज नहीं होती है, डायरेक्शन चेंज नहीं होती है, इस बात को ध्यान रखना है। लेट्स से अगर मैं इसी वेक्टर को जैसे यहाँ थीटा यहाँ पर भी ड्रॉ कर सकता हूँ, हाँ कर सकते हो, लेकिन आपकी डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए। एंगल आपका जो है वही बना रहना चाहिए। मतलब आपने दो चीज़ सीखी अभी कि आपकी स्केलिंग आप किसी वेक्टर की कर सकते हो, साथ में शिफ्टिंग कर सकते हो, बट आपकी डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए। ये तीन चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है वो अभी आप नोट डाउन कर लीजिए। मैं नेक्स्ट स्लाइड में चीज़ें शुरू कर रहा हूँ, सही है। तो फिर एक काम करते हैं हम लोग यहाँ पे। तो सबसे पहले आपने सीख लिया, सबसे पहले क्या सीखा आपने कि स्केलिंग कर सकते हैं, शिफ्टिंग कर सकते हैं, और बट उसका ओरिएंटेशन चेंज नहीं कर सकते। तो अब तीन चीज़ें आती हैं कि हम लोग वेक्टर को जोड़ें कैसे, क्योंकि आपने क्या देखा है अभी तक, आप जैसे आपका लिखा है 1 + 2 + 3, इस तरीके से आप जो चीज़ों को जोड़ते हैं तो इस तरीके के जोड़ने को बोलते हैं एल्जेब्रिकली। क्या बोलते हैं इसको, एल्जेब्रिकली। एल्जेब्रिक तरीके से आप चीज़ों को जोड़ रहे हैं, एल्जेब्रा के तरीके से, ठीक है। आप सिंपल से क्वांटिटीज़ हैं, स्केलर क्वांटिटीज़ हैं, आपने सब को जोड़ दिया। आपने 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर को आपस में जोड़ दिया। तो उस तरीके का जो जोड़ना कहते हैं उसको बोलते हैं एल्जेब्रिक सम, एल्जेब्रिक सम कहते हैं। लेकिन रही बात, अगर आपके पास फोर्स है, लेट्स से फोर्स की एक डायरेक्शन होती है, फोर्स के साथ मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या होती है, डायरेक्शन होती है, लेकिन आप वेक्टर को इस तरह से नहीं जोड़ सकते। तो वेक्टर को जोड़ने के लिए हमारे पास तरीके आए। तो सबसे पहले जो तरीका आया वेक्टर्स को जोड़ने का, लेट्स से मेरे पास ये एक वेक्टर है, यहाँ पे कुछ ये एक वेक्टर है, साथ में कोई स्पेस में कोई मेरे पास दूसरा वेक्टर है कुछ इस तरीके से, ये कोई वेक्टर है मेरे पास। और तो हम जोड़ें कैसे इन चीज़ों को, सबसे पहले मैंने आपको कहा था थोड़ी देर पहले भी आपको, अगर कोई वेक्टर ये दे रखा है तो इस वेक्टर को एज इट इज़ लिखेंगे। मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। तो यहाँ पर इसी वेक्टर को एज इट इज़ लिखा, लिखने के बाद इस वेक्टर को इससे मिला देंगे, इसको इस तरह से हमने मिला दिया। मतलब उसका ओरिएंटेशन हमने चेंज नहीं करा है, जो वेक्टर का ओरिएंटेशन था, ठीक है, वही ओरिएंटेशन रखा है। तो ये क्या हो जाएगा, साथ में हम लोग जब मिलाएंगे तो मिलाने का तो उसका एक रिजल्टेंट भी ड्रॉ करेंगे। तो रिजल्टेंट कहाँ से ड्रॉ करेंगे, कुछ इस तरह से ड्रॉ करेंगे। हम लोग क्या सीख रहे हैं, वेक्टर को ऐड करना। देखिए आपका पास पहला कोई वेक्टर था, दूसरा कोई वेक्टर था, और फाइनली आपने क्या कर दिया, पहले के टेल से लास्ट के हेड से जोड़ दिया है। तो इस मेथड को जोड़ने को हम लोग बोलते हैं ट्रायंगुलर मेथड।
क्या बोलते हैं इसको, ट्राईएंगुलर मेथड। ठीक है साहब, आपने वेक्टर को जोड़ने को जोड़ दिया है, ट्रायंगुलर मेथड। ठीक है भाई, आप इस तरह से जोड़ सकते हैं। दूसरा एक तरीका होता है पैरेललोग्राम मेथड, इसको हम लोग बोलते हैं पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में भी हम चीज़ों को जोड़ते हैं। उसमें किस तरह से जोड़ते हैं, इसमें क्या कर रहे थे हम लोग, इसका टेल था ये और ये इसका हेड था। हमने क्या करा, हेड टेल यहाँ पे था, फिर हमने इसका टेल इसके हेड से मिला दिया। देखो ध्यान से, इसका जो हेड है मतलब इसका जो टेल है यहाँ पे इसके हेड से मिला दिया है, और फाइनली जो इसका हेड है पहले वाले के टेल से इसके हेड को मिला दिया, मतलब हेड को हेड से यहाँ मिला दिया गया है। तो इस तरीके के जब एडिशन करेंगे तो उसको बोलेंगे ट्रायंगुलर मेथड का एडिशन। ठीक है, आंसर दोनों से सेम ही आता है, आंसर दोनों से अलग अलग कभी भी नहीं आता है, तो अब इससे परेशान होने की ज़रूरत आपको नहीं है। और अगर मैं बात करूँ ये पैरेललोग्राम मेथड कैसा होता है, पैरेललोग्राम मेथड में हम क्या करेंगे, तो दो वेक्टर हमको दे रखे होंगे कुछ इस तरह से, कोई दो वेक्टर, हम दोनों को कुछ इस तरह से जोड़ते हैं कि इन दोनों का जो, ध्यान से देखिए, ये जो हिस्सा है ये इनकी दोनों की टेल है। यहाँ पर आपने हेड को टेल दूसरे वाले की टेल से मिला दे रहे थे, यहाँ पे दोनों की टेल को ही मिलाते हैं। और कुछ इन दोनों के बीच में, जब ये दोनों वेक्टर हैं तो इन दोनों के बीच में एक रिजल्टेंट भी निकलता है, कुछ इस तरह से निकलता है रिजल्टेंट। मतलब कोई दो फोर्स, लेट से आपने कोई एक, आपके पास कोई भी एक पार्टिकल, ये कोई भी चीज़ रखी हुई है, अगर लेट से ये पेन है तो अगर आप इसको इस तरह से फोर्स लगाएंगे तो हो सकता है दो डायरेक्शन में फोर्स लगे, लेकिन जो उनका जिस डायरेक्शन में चलेगा फाइनली, जैसे आप कोई भी चीज़ को धक्का देते हैं या फिर बॉल को मारते हैं तो बॉल उस डायरेक्शन में जाती है जो उसका रिजल्टेंट होता है, बट उस पर फोर्स डिफरेंट डायरेक्शन में लग रहा होता है। लेट्स से अगर आपने पैर से किसी बॉल को मारा तो बॉल पे डिफरेंट अलग अलग तरीके के फोर्स लगे हैं, कुछ उंगली की वजह से, कुछ डायरेक्शन की वजह से, लेकिन फाइनली जहाँ बॉल फाइनली गिरी है जाके, जिस स्पीड से वो निकली है, जिस डायरेक्शन में वो निकली है, वो जो उसका जिस डायरेक्शन में वो चली है वो उसका रिजल्टेंट कहलाएगा, वो उसका रिजल्टेंट वेक्टर कहलाएगा। ठीक है, तो ये कुछ इसका रिजल्टेंट आ जाएगा यहाँ पे, और फाइनली हम इन दोनों को जोड़ देते हैं एंड देन फाइनली कुछ इस तरीके का पैरेललोग्राम बनाते हैं। तो इस तरीके का मेथड का हम लोग पैरेललोग्राम मेथड कहते हैं। तो अभी हम दोनों मेथड के पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग पैरेललोग्राम मेथड पढ़ते हैं, क्योंकि ट्रायंगुलर मेथड में सीधे जोड़ना होता है, वो हम लोग सीख लेंगे। तो मेरे हिसाब से पैरेललोग्राम मेथड और ट्रायंगुलर मेथड से भी पहले हम लोग एक काम कर लेते हैं, वेक्टर होता क्या है, पहले वेक्टर को समझ लेते हैं। सही है, वेक्टर किस तरह से डिज़ाइन होता है, कैसे बनता है, वो समझ लेते हैं। तो उसके लिए मैं एक नई स्लाइड ले लेता हूँ फिर से। एक नई स्लाइड ले लेता हूँ ये वाली, राइट। तो अभी मैं, जैसे आपने अभी तक हाई स्कूल में, तो मेरे हिसाब से हाई स्कूल सभी करके आए हैं और सबको पता भी है कि इसको हम लोग कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं, राइट। ये कुछ कार्टेशियन प्लेन होगा हमारे पास, ये कुछ एक्स एक्सिस होगा और साथ में ये कुछ वाई एक्सिस होता है, इसमें किसी को कोई शक नहीं है। अभी मैंने इस पर एक नंबर लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यहाँ पर 1 2 3 4 5, राइट, ये कुछ इस तरह से। तो अगर मैं यहाँ से पेन चेंज करना चाहूँ तो पेन चेंज करना चाहूँगा मैं यहाँ पे। तो अगर लेट्स से मैं ये कहूँ आपसे, मेरे को 2,3 पे जाना है, तो आप क्या करेंगे, 1 2, तो 2 एक्स में चलेंगे और साथ में 3 कहाँ जाएंगे, 1 2 3, मतलब यहाँ पे 1 2 3। तो ये जो पॉइंट आ गया आपका, क्या आ गया, ये 2,3। ठीक है, तो ये जो वेक्टर कहलाएगा ये आपका पोजीशन वेक्टर कहलाएगा, क्योंकि आप कहाँ से चीज़ों को मेज़र कर रहे हैं, ओरिजिन से मेज़र कर रहे हैं। इसको लिखेंगे कैसे, इसको कुछ इस तरह से लिखेंगे। अगर ये पॉइंट O है आपका और ये पॉइंट आपका A है, तो जो वेक्टर होगा वो क्या होगा, OA वेक्टर। OA वेक्टर कुछ इस तरह से लिखते हैं, लिखने का तरीका समझा रहा हूँ मैं आपको। OA वेक्टर कुछ इस तरह से लिखेंगे, 2i, क्योंकि वो i में कितना चला है, मतलब एक्स एक्सिस को I बोल रहे हैं और इस एक्सिस को हम लोग J बोलेंगे। एंड फाइनली हमारे पास जो तीसरा वाला जो एक्सिस था, यहाँ पर जो इसके दोनों के परपेंडिकुलर होगा, मतलब अगर ये प्लेन में है तो ये वाला जो एक्सिस होगा ये प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, मतलब प्लेन के अपोजिट। जैसे अगर मैं ये कहूँ कि ये जो प्लेन है मेरे पास, ये कुछ इस तरीके का प्लेन है, तो ये 2D प्लेन है, ठीक है, तो इस पर एक्स एक्सिस ये हो गई, वाई एक्सिस ये हो जाएगा। ठीक है भाई, एक्स एक्सिस ये हो गई और वाई ये एक्सिस हो जाएगा। तो अगर जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, तो ये प्लेन कैसा है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो कैसा हो जाएगा, ये जेड एक्सिस में हो जाएगा। ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, प्लेन कैसा हो जाएगा, जेड एक्सिस में। इस तरीके से अगर मैं यहाँ रख दूँ तो, ठीक है, वैसे ही हम लोग कर रहे हैं।
तो यहाँ पर जो बात है, यहाँ पर अब जेड एक्सिस की कोई इन्फॉर्मेशन हमको दे नहीं रखी है, हमको सिर्फ 2, 3 देखा, मतलब 2 में कितना, एक्स में कितना चला है 2, तो हम लिख दें 2i कैप, और साथ में हम लोग लिख देंगे 3j कैप, 3j कैप। ये हमारा लिखने का तरीका है। हम जब इन्फॉर्मेशन को लिख रहे होते हैं, जैसे आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में लास्ट ईयर पढ़ा था, मतलब आपने 9th में 10th में आपने जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी होगी, उसमें इस तरीके की इन्फॉर्मेशन का अक्सर वो लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और ये हम लोग एक नए तरीके से चीज़ों को पढ़ रहे हैं, उसको वेक्टर बोलते हैं। बात वही है ओवरऑल, ठीक है, लेकिन इससे जो चीज़ें हम लोग की जो कैलकुलेशन होती है, आपका सवाल बनता है जब बात वही है तो क्यों पढ़ना है। इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि वेक्टर से आप जो चीज़ों को सॉल्व करेंगे तो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाती हैं, ठीक है, इसीलिए करते हैं। अब क्या आपने कहा कि सर ये तो एक मैग्नीट्यूड, मतलब ये तो एक वेक्टर, ये तो एक एरो जैसा है, लाइक जैसे अगर मैं कहूँ यहाँ से ये वेक्टर क्या है, एक एरो है, ठीक है। तो वेक्टर की जो लंबाई कितनी होगी, मैंने कहा था थोड़ी देर पहले, कोई भी अगर आप वेक्टर ड्रॉ करेंगे, ये वेक्टर हुआ ना यहाँ पे, ये इस तरीके से ये वेक्टर हुआ है, जैसे मैंने ये वाला वेक्टर यहाँ ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। तो अब इस वेक्टर का एक मैग्नीट्यूड भी होगा, मैग्नीट्यूड होगा तो मतलब उसकी एक लेंथ होगी, मतलब मैग्नीट्यूड का मतलब, वेक्टर का मैग्नीट्यूड का मतलब आप एक ही चीज़ समझो कि मैग्नीट्यूड वेक्टर की लेंथ की बात हो रही है। तो इसका मैग्नीट्यूड हम लोग कैसे निकालते हैं, आप सीधा सा समझ लो, अंडर रूट लगाओगे आप, जो अभी मैं एक जनरल वेक्टर यहाँ लिख देता हूँ, AI प्लस BJ, मैं एक जनरल लिख रहा हूँ CK वेक्टर, राइट। कुछ इस तरह से हम लोगों ने लिख दिया एक जनरल वेक्टर। मैंने बोला लेट्स से ये वेक्टर A है, ठीक। तो ये वेक्टर A हो गया, तो मैं इसका जो मैग्नीट्यूड अगर मैं निकालूंगा तो निकालूंगा A² प्लस B² प्लस C², ठीक है। तो अभी मैं इसका मैग्नीट्यूड यहाँ से निकालूंगा तो कैसे निकलेगा, अगर मैं इस वेक्टर का जो हम लोग पास ये जो था ना, जो हमने वेक्टर जो बनाया है पोजीशन वेक्टर, एक्चुअली इसको पोजीशन वेक्टर बोलते हैं, ठीक है। अगर कोई चीज़ अगर आपके ओरिजिन से नापी जा रही है वेक्टर, तो उसको पोजीशन वेक्टर कहते हैं, पोजीशन वेक्टर, ठीक है भाई। और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो हो जाएगा 2² प्लस 3², 2 ईजी। देखो ये क्या है, हमारे पास जनरल वेक्टर था, तो जनरल वेक्टर में जो I का कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर करा गया है, जो J का कोएफिशिएंट है B का स्क्वायर करा गया है, जो K का कोएफिशिएंट है C का स्क्वायर किया गया है, और फाइनली हमने इसके ऊपर एक अंडर रूट लगा दिया है, एंड फाइनली हम लोग उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। जैसे मैंने कहा I का कोएफिशिएंट क्या है, यहाँ पे 2 है तो 2 का स्क्वायर कर दिया, J का कोएफिशिएंट 3 है तो 3 का स्क्वायर कर दिया, एंड फाइनली हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक डिफरेंट आंसर निकल कर आएगा। तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 9 एंड 4 कितना होगा 13, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 13, अंडर रूट 13 वैल्यू आ जाएगी आपके पास, ओके फाइन। तो ये अंडर रूट 13 क्या कह रहा है, ये 13 अंडर रूट 13 ये निकल कर आई है लंबाई, और लंबाई को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड बोलते हैं किसी वेक्टर का, समझ में आ गई। कुछ नहीं है, मैग्नीट्यूड कुछ बला का नाम नहीं है, आपके जो वेक्टर होता है उस वेक्टर की जो लंबाई होगी उसको मैग्नीट्यूड बोलना है। मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका बता दिया आपको, वो क्या है, लेट्स से अगर मैं कहूँ यहाँ पर कोई एक वेक्टर है और वो कुछ इस तरह से है, जैसे मैं थोड़ा पेन चेंज कर लेता हूँ फिर से, जैसे मैंने कहा 3i माइनस 2j प्लस के, राइट, ये कोई वेक्टर है। मैं कह रहा हूँ कि इसका मेरे को मैग्नीट्यूड निकालना है, क्या निकालना है मेरे को, इसका मैग्नीट्यूड। तो आप मैग्नीट्यूड लिखने का तरीका निकाल लो, सीख लिया है आपने। मैग्नीट्यूड जब मैं लिखूंगा तो इसका जो वेक्टर जो रखा था ना उस पर दोनों तरफ मॉड लगा देता हूँ। मैग्नीट्यूड लिखने का तरीका है, मतलब ये रिप्रेजेंट कैसे क्या कर रहा है, ये इस वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ मैं, राइट। कैसे लिखूंगा, अंडर रूट लगाऊंगा, इसका स्क्वायर लगाऊंगा, मतलब 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, एंड -2, देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, प्लस मतलब विद साइन चीज़ों को उठा रहा हूँ, -2 का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 1 का स्क्वायर। 1 क्यों लिखा मैंने, क्योंकि k के मल्टीप्लाइड में क्या है, k के मल्टीप्लाइड में कोई चीज़ नहीं है, तो k के मल्टीप्लाइड में 1 है, जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है, ठीक है, जिसका कोई नहीं उसका 1 होता है। जैसे यहाँ पे इसके मल्टीप्लाइड में क्या है, 2 है, माइनस का 2 है, तो ये माइनस का 2 क्या हो गया, इसका कोएफिशिएंट हो गया। I का कोएफिशिएंट क्या है, 3 है, तो 3 का स्क्वायर कर दिया, तो 3 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर एंड 1 का स्क्वायर। फाइनली अगर हम लोग उसको कैलकुलेट करते हैं तो निकल कर आएगा 9, और ये कुछ 4 निकल कर आ जाएगा, एंड देन फाइनली ये 1 निकल कर आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 9 और 4 13 हो जाएगा, और एक 15, मतलब अंडर रूट 15 इसकी वैल्यू हो जाएगी। अंडर रूट 15 क्या निकला है, अंडर रूट 15 निकला है इस
वेक्टर का ये जो वेक्टर होगा, ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड निकला है। समझ में आया आपको वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? वेक्टर को हम लोग क्या करते हैं, जो प्लेन होता है 3 डायमेंशनल प्लेन है, अगर 2 डायमेंशनल प्लेन है, अगर लेट्स से मैं आपको फिर से यहाँ पे दिखाऊं, तो अगर मैंने इसको एक्स एक्सिस मान ली, इसको एक्स एक्सिस मान लिया और इसको वाई एक्सिस मान लिया है, तो यहाँ पर जो होगा ये ओरिजिन है, तो यहाँ पर अगर कोई पोजीशन है तो पहले x को गिनूंगा फिर y को गिनूंगा, अगर यहाँ पर कोई है तो पहले x को गिनूंगा फिर y को गिनूंगा। तो x में जो चल रहा हूँ वो i में चल रहा हूँ और जो y में चल रहा हूँ वो j में चल रहा हूँ, ठीक है। x का प्लेन का इसको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है और कुछ नहीं है। और अगर जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, लेट्स से इस पेन के परपेंडिकुलर, मतलब इस प्लेन के परपेंडिकुलर ये पेन है, तो इसमें अगर कोई लेट्स से अगर कोई चीज़ चल रही थी, वो फाइनली क्या हुई, उड़ने भी लगी मक्खी की तरह, या फिर किसी जो उड़ने वाले जानवर होते हैं उनके तरह, पक्षियों की तरह, तो वो क्या हो जाएगा, 3 डायमेंशन में आ जाएगा। तो हम लोग एक 3 डायमेंशन दुनिया में रहते हैं और वेक्टर का इस्तेमाल आपको भर भर के किया जाएगा पूरी फिजिक्स में। तो आपको समझ में आ गया आपने क्या सीखा अभी, कि सबसे पहले जो अभी पहले वाली स्लाइड में आपने सीखा था, ये वाली जो स्लाइड थी, इस स्लाइड में आपने सीखा कि आप स्केलिंग कर सकते हैं, दूसरी शिफ्टिंग कर सकते हैं, बट डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकते। और इस वाली स्लाइड में अभी आपने ये सीखा है कि भैया इस वाली स्लाइड में आपने सीखा था कि हमारे पास 2 तरीके होते हैं जोड़ने के, पहला तरीका पैरेललोग्राम का, दूसरा ट्रायंगुलर, पहला ट्रायंगुलर, दूसरा पैरेललोग्राम होता है। और अभी जो हम लोग लास्ट स्लाइड में जो पढ़ा है वो पढ़ा है कि कोई वेक्टर को दिखाते कैसे हैं प्लेन में। तो समझ में आ गया, ये कुछ ओरिजिन था, ठीक है, ओ बोल दिया इसको मैंने, और ये कुछ पॉइंट ए बोल दिया, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हुआ, 2,3 आ गए थे, तो हम लोगों ने क्या लिखा, इसका पोजीशन वेक्टर लिख दिया, ठीक है, ए माइनस ओ, ए माइनस ओ। अगर मैं कहूँ कि ओ ए का क्या मतलब है, ओ ए वेक्टर का क्या मतलब है, ओ ए को हम लोग कैसे लिखते हैं, अगर मैं कहीं लिखा हुआ है ओ ए वेक्टर, ओ ए वेक्टर, तो इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब होगा ए वेक्टर माइनस ओ वेक्टर, ठीक है। पॉइंट पे हम लोग बात कर रहे होते हैं, पॉइंट पे। तो यहाँ पर अगर आप कहें, आपने सर ऐसा कुछ नहीं लिखा, आपने सीधा ओ ए लिख दिया, तो ओ ए की लंबाई यहाँ 0 शुरू हो रहा है ना, 0 शुरू हो रहा है, अगर 2 में से 1 0 घटा हुआ तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 3 में 0 घटा तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए इसको पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। तो पोजीशन वेक्टर का जिक्र कहाँ पर आएगा, जब आप चीज़ों को कंपेयर कर रहे होंगे ओरिजिन से। किससे कंपेयर कर रहे होंगे, ओरिजिन के साथ में जब आप कंपेयर करेंगे तब उसे क्या बोलेंगे, आप पोजीशन वेक्टर, अदरवाइज आप वेक्टर ही बोलेंगे, ठीक है। तो आपने तरीका सीख लिया। अब हम चलते हैं अपना नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, जिसमें हम आपके जो मेथड है आपके पास, मतलब कैसे चीज़ों को जोड़ते हैं, मतलब वेक्टर को जोड़ें कैसे, भाई वेक्टर को कैसे जोड़ा जाए। तो लेट्स से अगर मैं कहूँ कि भैया ये एक वेक्टर है, ओहो गंदा हो गया, ओके, तो अगर लेट्स से ये कोई वेक्टर है मेरे पास, ठीक है भाई, और ये कोई दूसरा वेक्टर है, वेक्टर तो सर नहीं है, तो लाइन्स हैं, तो वेक्टर बना लो साहब, वेक्टर बन गई है, ये कोई दूसरा वेक्टर है। तो मैं काम करता हूँ, इसको मैं दूसरे पेन से ड्रॉ करता हूँ, मैं यहाँ पे दूसरा पेन ले लेता हूँ, और ये कोई मेरे पास क्या है, दूसरा वेक्टर है, ये कोई दूसरा वेक्टर है मेरे पास, ये पहले वाला कोई वेक्टर है, ठीक है साहब। ओहो इसका मसला ख़राब हो जाएगा, मैं इसका पेन वाइट ही ले लेता हूँ जिससे, ओके फाइन। तो अभी क्या हमारे पास 2 वेक्टर आ गई है, ये कुछ वेक्टर ए है, ए वेक्टर मान लो उसको, और ये कुछ वेक्टर बी है, बी वेक्टर है, ठीक है। तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो कैसे जोड़ूंगा भाई, सिंपल सी बात है, मैं क्या करूँगा, मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा, पहले की टेल से लास्ट वाले की हेड से जोड़ दूंगा, तो ये क्या होगा, वेक्टर का एडिशन हो गया। मतलब वेक्टर एडिशन क्या हुआ है, कैसे, वेक्टर ए में क्या जोड़ा गया है, वेक्टर बी जोड़ा गया है। तो मैं यहाँ क्या लिखूँगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो इस चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे, इस चीज़ को हम लोग रिजल्टेंट बोलते हैं, इस चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे, रिजल्टेंट, रिजल्टेंट, इसको हम लोग रिजल्टेंट बोलते हैं, आपको पता ही है, ठीक है। तो अब रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, तो वो हम लोग को बहुत सटीक तरीका हम लोग को पैरेललोग्राम मेथड में बताया जाएगा कि हम लोग रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम, ठीक है साहब। तो एक सटीक तरीका जिसमें आप क्या सीखेंगे, एक्चुअली रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे। अगर आप इस तरीके से चीज़ों को सॉल्व करते हैं
तो आप क्या कर रहे हैं, जैसे लेट्स से मैं ट्रायंगुलर मेथड से सॉल्व करना चाहता हूँ, तो ट्रायंगुलर मेथड में आप मैग्नीट्यूड निकालना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। ये एक ट्रायंगल कौन सा बन गया, देखिए ध्यान से देखिए, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन चुका है। कौन सा ट्रायंगल है ये, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल क्या मतलब है कि एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का है, ठीक है। तो इसका जो वेक्टर, ये कोई वेक्टर है, तो वेक्टर का कुछ मैग्नीट्यूड होगा। मैंने क्या, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैंने इसका मैग्नीट्यूड वेक्टर हटा के सिर्फ ऐसा करता हूँ, मैं सिर्फ ए लिख देता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे सिर्फ ए लिख देता हूँ, वेक्टर नहीं लिखता हूँ। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या है, इस वेक्टर का, इस वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है ए, इस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है बी, ठीक है। तो मतलब ये लंबाई कितनी हो गई ए, ये लंबाई कितनी हो गई बी। तो अच्छा बताओ, जब पाइथागोरस से क्या हो जाएगी, ये लंबाई कितनी हो जाएगी, ज़रा बताओ मुझे, ये लंबाई कितनी हो जाएगी, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ तक की लंबाई हो जाएगी ये लंबाई, ठीक है सर। ये लंबाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट में हो जाएगी, ये लंबाई आ गई कितनी है आपकी, ये इसका मैग्नीट्यूड कहलाएगा। अगर आपको मैग्नीट्यूड दे रखे हैं और राइट एंगल ट्रायंगल में आप सीधा सीधा जोड़ सकते हैं इस तरह से। अभी लेट्स से मेरे को राइट एंगल ट्रायंगल नहीं दे रखा है, तब मैं इसका रिजल्टेंट कैसे निकालूं, और मेरे को ये प्रॉब्लम हो जाएगी, तो मैं उस सिचुएशन में पैरेललोग्राम मेथड की हेल्प लूँगा, और थोड़ा मैं सिखाऊंगा आपको पैरेललोग्राम मेथड से कैसे चीज़ों को सॉल्व करते हैं, राइट।